बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की बात की तब महिलाओं की तरफ से खूब समर्थन मिला, दूसरे तबकों से भी मिला, लेकिन शराबबंदी पर उनके कानून का भी वैसे ही खुले मन से स्वागत हो रहा है क्या? इस कानून को लेकर एक कुलीन प्रतिक्रिया भी आई है। संभ्रांत लोगों ने आलोचना की है, कानून के जानकारों ने आलोचना की है कि इसके नाम पर परिवार की बर्बादी झेल रहे लोगों को भी उसमें फंसाया जा सकता है एक तरह से। क्या अति उत्साह में इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़ दिए गए हैं जिसके कारण एक दूसरी तरह की समस्या खड़ी हो सकती है जो कानून की अपनी मान्यताओं और पैमानों के अनुकूल नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिहार मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में, जिसे विधानसभा में पास किया गया है। पहले देखते हैं कि ये कानून क्या कहता है, इसके प्रावधान क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, वहन, संग्रह, भंडारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा। विधि मान्य परमिट के सिवाय कोई शराब, मादक द्रव्य अथवा अंतिम उत्पाद राज्य में ना तो लाई जाएगी, ना राज्य से बाहर ले जाई जाएगी, अथवा राज्य के अंदर ना तो ढोया जाएगा, ना ही पारगमन किया जाएगा। ये मेरे बिहार की हिंदी है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, कानून की हिंदी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस कानून के जिस प्रावधान को लेकर आलोचना हो रही है वो ये है, जैसे अगर कोई आदमी शराब पीता या रखता पाया गया तो उसके परिवार के सभी बालिग सदस्यों को सजा मिल सकती है। प्रावधानों की भाषा थोड़ी जटिल है, अगर हम शब्दशः पढ़ेंगे तो टीवी के लिहाज से दिक्कत आ सकती है। इस प्रावधान के अनुसार पुलिस जिसे पकड़ेगी उसे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। यही नहीं, अगर घर के अहाते में किसी बर्तन में चीनी, गुड़ या अंगूर का मिश्रण मिलता है तो पुलिस ये मानने के लिए मुक्त होगी कि वहां शराब बनाने का काम चल रहा है और इसके बाद सभी संदिग्धों, उनके बर्तनों और गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। अगर किसी का किराएदार शराब पीता है तो यह मकान मालिक की जिम्मेदारी हो सकती है कि वह पुलिस को बताए। यह कानून पुलिस को उस परिसर को जब्त करने की इजाजत भी देता है जहां शराब पी जा रही होगी या रखी गई होगी। इससे पहले परिसर को सील करने की इजाजत थी। अगर किसी गांव या शहर में कोई ग्रुप समूह बार बार शराबबंदी कानून को तोड़ता पाया जाए तो सभी जिला कलेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि वो सामूहिक जुर्माना लगा सकते हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस और राजस्व विभाग के अफसरों को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। शराबबंदी कानून के सभी सेक्शन गैर जमानती हैं, जिसका मतलब है कि कोर्ट ही चाहे तो जमानत दे सकती है, वरना आरोपी को जेल में रहना होगा। दूसरा, शराब पीने के मामले में न्यूनतम सजा 10 साल की जेल है। कुछ मामलों में आजीवन उम्र कैद और मौत की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्या यह प्रावधान अजीब नहीं है? किसी बर्तन में चीनी, गुड़ या अंगूर का मिश्रण मिल जाए तो जेल। किराएदार मकान मालिक से छुपकर पीता हो तो क्या मकान जब्त होगा या मकान मालिक जेल जाएगा? सख्त कानून के प्रावधान क्या बिक्री रोकने से संबंधित नहीं होने चाहिए थे? परिवार को जिम्मेदार बताकर क्या कानून की हदों को पार नहीं कर रहा है ये प्रावधान? पूरा परिवार कैसे गिरफ्तार हो सकता है? घर में कौन पीता है, बहुतों को जिंदगी बीत जाने के बाद तक पता नहीं चल पाती है ये बातें। तो इन प्रावधानों से वो महिलाएं भी जेल चली जाएंगी क्या, जिससे बचाने के लिए ये कानून आया है? नीतीश कुमार ने इस विधेयक पर बहस के दौरान कहा था, बोलते हुए विधानसभा में, और ये वेबसाइट पर भी है विधानसभा की, कि अगर कोई किसी को फंसाने की नीयत से, तंग करने की नीयत से अधिकारी एक्साइज विभाग या पुलिस विभाग का कोई तंग करेगा तो वैसी स्थिति में उसे 3 साल की जेल होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना। घर में शराब पाए जाने पर सारे परिवार को दोषी बनाए जाने के प्रावधान पर मुख्यमंत्री ने सफाई दी है। उन्होंने सदन में कहा कि कई बार घरों में शराब रखी होती है मगर पुलिस के पूछने पर भी कोई नहीं बताता कि किसने रखी है। सब यही कहते हैं कि हम नहीं जानते। अगर पुलिस घर के मालिक को पकड़ती है तो बहुत सारे घर जो है महिलाओं के नाम पर हैं। किराए का मकान भी लोग महिलाओं के नाम पर ले लेते हैं। तो घर के मालिक को पकड़ते हैं तो बहुत सारे मामले में महिलाएं भी पकड़ी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री की सफाई और कानून के प्रावधान क्या एक ही हैं? क्या यही उत्तम रास्ता है? हम बात करेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश हैं, आप लीगल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। सत्यप्रकाश, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि मैं सदन में मुख्यमंत्री की सफाई पढ़ रहा था, उसका हिस्सा एक पढ़ के भी सुनाया। इस कानून में इसका जो भयानक पक्ष है वो क्या है आपके हिसाब से, और क्यों है? जैसे इसमें एक नहीं अनेक भयानक पक्ष हैं। पहला तो ये कि जो कानून जो बना है अभी जो संशोधन आया है
उसमें एक प्रावधान ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है उसके लिए पूरे परिवार को सजा हो सकती है। क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वाइकेरियस लायबिलिटी में होता है कि अगर किसी और ने कोई अपराध किया है उसके लिए किसी और को सजा देने का। सिविल लॉ में इस तरह का प्रावधान है जिसमें कि मास्टर सर्वेंट अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो किसी सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर को उसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये सिविल लॉ में है, क्रिमिनल लॉ में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस लिहाज से ये कानून बहुत ही वाहियात है और अगर इसको चुनौती दी जाए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी संवैधानिक अदालत में तो इसको गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो क्रिमिनल लॉ में एक और जो कॉन्सेप्ट है उसमें है कि किसी अपराध के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो है जिसको क्रिमिनल माइंड कहते हैं और दूसरा यह है क्रिमिनल एक्ट। सिर्फ एक्ट नहीं होता है और सिर्फ साजिश भी करते हुए आप शामिल हैं। उसमें यह होता है कि किसी और के अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को सजा 3 तरह के ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इंडियन पीनल कोड में है जिसमें दी जा सकती हैं। एक तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, आपराधिक साजिश का, जिसमें कि लोग साथ मिलकर कोई साजिश रचते हैं और किसी साजिश के तहत किसी एक व्यक्ति को एक खास तरह का रोल दिया गया है, वो रोल पूरा करेगा। जैसे किसी हमने और आपने साजिश की किसी को मारना है, आपने गोली चलाई, तो इस तरह की बात होती है। उसमें किसी दूसरे तो जिसने साजिश में जितने लोग शामिल होते हैं उन सब वही गिरफ्तार होते हैं या सब लोगों को सजा होगी। सिर्फ उसको सजा नहीं होगी जिसने गोली चलाई है। इसमें हो सकता है। दूसरा एक कॉमन इंटेंशन का होता है। कॉमन इंटेंशन के साथ अगर हम कहीं कुछ करने के लिए गए हैं और आपने कुछ किया है तो उसमें हमें भी सजा हो सकती है। तीसरा एक अनलॉफुल असेंबली का है जिसमें सेक्शन 149 है आईपीसी का, जिसमें अगर 100 लोग एक अनलॉफुल असेंबली में हैं, किसी एक ने एक पत्थर फेंका और जिससे किसी के सर पे अगर चोट लगी वो मर जाता है या घायल होता है तो उसके लिए उस सारे 100 लोगों पे मुकदमा चलाया जा सकता है जो लोग भी उस अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत जो कानून बनाया गया है इस तरह के प्रावधान को जायज ठहराया जा सके। पर क्या ये सही में इस कानून में है कि एक घर में जो मुख्यमंत्री की सफाई का हिस्सा जो मैंने पढ़ा, मैं एक बार और कह दूं कि परिवार की व्याख्या कर दी गई है, माँ बाप मतलब पति पत्नी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और इस मामले में क्या किया गया है कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन में जो एडल्ट है और कहीं नौकरी कर रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है तो उसमें नहीं है। जो रह रहा है वहां अगर कोई एडल्ट है 18 साल का बच्चा, वो अगर हॉस्टल में है स्कूल में है तो उस पर लागू नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वो चूंकि उसकी माँ वहां नहीं है, बाहर में है, गांव में, तो उस पर लागू नहीं होगा। आखिर कोई तो होगा उस मकान में, आसमान से टपक कर शराब की बोतल तो वहां नहीं आ जाएगी। बच्चा है वो लिख के दे देगा हॉस्टल में, ये उनकी सफाई है। ये सफाई ठीक है, एक व्यक्ति की सफाई हो सकती है और कानून का जो प्रावधान है, क्या दोनों में तालमेल आपको नजर आता है? बिल्कुल नजर नहीं आता है। तीसरी चीज और एकदम से वो भी बहुत ही अजीब सी चीज है, वो ये है कि जो क्रिमिनल लॉ में आमतौर पे ये है, जो एविडेंस एक्ट जो उसके साथ जिसके तहत हम साक्ष्य ले जाते हैं अदालतों में और साबित करते हैं, उसमें यह है कि किसी भी आपराधिक मामले में ये प्रोसिक्यूशन का काम है, अभियोजन का काम है कि वो किसी अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित करे अदालत, मतलब पुलिस साबित करे, करे कि आपने ये किया है, ठीक है। और आप पे जब तक ये मामला साबित नहीं होता है, हर अभियुक्त को, हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें हर अभियुक्त को यह माना जाता है कि वो निर्दोष है। लेकिन इसमें यह किया गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अभियुक्त पे डाल दिया गया। आप साबित कीजिए कि आप निर्दोष हैं। ये तीसरा। और इसके अलावा आप मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी को ये पता नहीं है कि ये सारी चीजें गलत हैं कानून की दृष्टि से, उनको बखूबी पता है। मेरा मानना है कि ये जानबूझ के किया गया है ताकि ये कानून अदालत में इसको रद्द कर दिया जाए, इसको गलत करार दिया जाए। उससे ये हो जाएगा कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अभी जो इसका प्रावधान है, क्या ये सही है? और आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि एक मकान में अगर 19 लोग हैं और कोई एक आदमी एंटर करता है जो बहुत चोरी छुपे शराब पी रहा है, बोतल लेकर आया है, उसके चक्कर में सारे लोग जेल जा सकते हैं क्या? मतलब इस तरह से कोई भी सरकार चलाने वाला ऐसी मुफ्त करेगा? गलत चीज है। नहीं ऐसा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं ये है इसमें ना, ये ऐसा ही है, सारे लोग जेल चले जाएंगे, इसीलिए तो हंगामा है। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी ये चाहते हैं कि ये कानून अदालत से निरस्त हो जाए ताकि उनका जो चुनावी वादा था वो भी पूरा हो गया। और बाकी ये कानून ठीक है, मतलब उस मंशा पे नहीं जाते जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बंदी की घोषणा तो कर ही दी है ना, शराबबंदी। ये नीतीश जो प्रावधान है हम उस पे जाना चाहते हैं। प्रावधान नहीं मैं कह रहा हूं कि प्रावधान जो है
उसमें जो पुलिस चाहे तो किसी को फंसा सकती है इस बात के बावजूद कि अगर यह साबित हो गया कि पुलिस ने फंसाया है, पूरे कानून में 3 साल की सजा मात्र जो अच्छी चीज है जिसकी नीतीश कुमार जी ने भी चर्चा की है, वो एक प्रावधान है कि इस कानून के दुरुपयोग के लिए पुलिस वालों को या एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को उनको सजा हो सकती है अगर गलत ढंग से किसी को फंसाया है। पर कोई गरीब आदमी होगा वही तो वो कहां से हिम्मत जुटा पाएगा किसी एक्साइज वाले को? दूसरी चीज है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बिहार में जो पुलिस व्यवस्था है वो कितनी लचर है और कितनी भ्रष्ट है, और उसमें इसके दुरुपयोग की कितनी आशंका हो सकती है, कितनी संभावना हो सकती है, और जिस तरह से इसका दुरुपयोग होगा, खासकर आप अगर किसी पूरे परिवार को आप जेल में डाल रहे हैं इस तरह से, ये जिसको ये इसका खतरनाक पक्ष, ये खतरनाक पक्ष है। और इसके अलावा इसमें मतलब इसके और बेहतर तरीके से भी इस कानून को बनाया जा सकता था। अगर आप देखिए, कानून की मंशा में आप कहें कि कानून इस तरह का अगर बनाते हैं, जो कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 47 में कहा गया है कि बना सकते हैं, लेकिन अगर बनाते हैं तो जो कानून के जो मूलभूत सिद्धांत हैं जिसके उनका तो पालन करना, संविधान के जैसे बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश।